अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज से तकरीबन एक साल पहले नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार भारत के वजीर आजम मुंतखब हुए थे, मगर ठीक एक साल बाद इनके इस चुनाव में मुनज़्ज़म धांधली और इलेक्शन कमीशन की बीजेपी से मिली भगत जैसे इल्जाम लग रहे हैं, संगीन इल्जाम लग रहे हैं, जो भारत में आज से पहले शायद ही कभी लगे हों। और इन इल्जाम ने भारत में पहली बार इन सवालों को जन्म दिया है कि क्या भारत में भी इलेक्शन मैनेज होते हैं, क्या भारत में जमहूरियत का मुकम्मल खात्मा हो चुका है और क्या मोदी की मकबूलियत के दावे सिर्फ झूठ और धोखा है। अहम बात यह कि वैसे तो पिछले कई सालों से भारत की जमहूरियत पर सवाल उठते हैं। भारत में इलेक्शन से पहले सियासी हरीफों पर मुकदमा, मकामी सतह पर सियासी ताकत का नाजायज इस्तेमाल, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीनों में टेम्परिंग, इलेक्टोरल बॉन्ड जमा करवाने जैसी शर्तें और मीडिया की जानिबदारी से वोटर्स को गुमराह करने जैसे इल्जाम लगते रहे। आलमी इदारे भी भारत की जमहूरियत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और फ्लॉड डेमोक्रेसी करार दे चुके हैं। मगर 3 रोज पहले भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने 2024 में होने वाले लोकसभा इंतखाबात में जाली वोटर्स से मुतल्लिक जो इल्जाम लगाए हैं, वो पहली बार भारत में मुनज़्ज़म धांधली की तरफ इशारा करते हैं, जिसने भारत के पूरे इंतखाबी निज़ाम, इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी और भारतीय जमहूरियत के मुस्तकबिल पर सवालात उठा दिए। 7 अगस्त को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पूरे लोकसभा इंतखाबात के साख पे सवाल उठाते हुए रियासत कर्नाटका के शहर बेंगलोर के एक हल्के महादेवपुरा सीट में मुबैना वोट चोरी पर शवाहिद दुनिया के सामने रखे और दावा किया कि अगर इलेक्शन कमीशन डिजिटल वोटर रोल्स फराहम कर देता तो वो पूरे मुल्क में इलेक्शन चोरी साबित कर देते। राहुल गांधी ने दावा किया कि इलेक्शन कमीशन के फराहम करदा रिकॉर्ड के मुताबिक महादेवपुरा की सीट पर तकरीबन 6 लाख वोटर रजिस्टर्ड थे, मगर इस हल्के में मुनज़्ज़म तरीके से फेक वोटर शामिल करके 1 लाख से ज्यादा जाली वोट डाले गए और ये सारे वोट बीजेपी को मिले। राहुल गांधी ने इस धांधली के 5 तरीके बताए। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स, यानी एक ही वोटर ने अलग अलग जगहों पर कई वोट्स कास्ट किए। दूसरा, घर के जाली पतों पर वोटर्स की रजिस्ट्रेशन। तीसरा, एक ही एड्रेस पर कई वोटर्स का इंदराज, जैसे कि एक ही घर में तकरीबन 80 वोटर रजिस्टर पाए गए। चौथा, ऐसे वोटर्स जिनकी वोटर लिस्टों में तस्वीर गायब थी। और पांचवा ये कि ऐसे वोटर्स जिनकी उम्र तो 70 से 80 साल थी, मगर उन्हें नए वोटर्स के तौर पर रजिस्टर्ड किया गया। करोड़ों लोगों को सस्पिशन था कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। इन्वेस्टिगेशन हमने कर्नाटक में शुरू किया। कर्नाटक में क्यों? क्योंकि हमारी पोलिंग हमें बता रही थी हम लोकसभा में 16 सीट जीतेंगे और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे। तो हमने उन 7 सीटों पर फोकस किया और उसमें से हमने एक चुनी, महादेवपुरा। इसमें बड़ा अजीब नतीजा था। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 626,208 वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है, तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है और 1 असेंबली में धड़ाके से स्वीप करती है। तो हमने इस पे फोकस किया और ये जो नंबर है, महादेवपुरा में इनकी जो लीड थी 1,14,000, इस पे हमने, इस नंबर पे हमने फोकस किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, यह है चोरी, 1,250 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। अहम बात यह कि कांग्रेस ये शवाहिद तकरीबन 6 माह की तहकीक के बाद सामने लाई है, जिसके लिए कांग्रेस ने 30 से 40 लोगों की एक खसूसी टीम बनाई थी, क्योंकि इस मुनज़्ज़म धांधली के शवाहिद ढूंढने के लिए इस टीम को 200 से 300 किलो वजनी हजारों सफात का एक एक करके मैनुअली जायजा लेना था। जिसके बाद तहकीक से यह बात सामने आई है कि इस हल्के में एक वोटर ने कई हल्कों पर एक से ज्यादा वोट कास्ट किए। हजारों वोटर्स ऐसे घरों पर रजिस्टर्ड थे जिनका नंबर 0 था। इसी तरह 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग वोटर को वोटर लिस्ट में पहली बार वोट देने वाले शख्स के तौर पे दर्ज किया गया था। इसी तरह राहुल गांधी ने बताया कि कैसे सिर्फ कुछ वोट्स पूरी रियासत के इलेक्शन का नतीजा तब्दील कर सकते हैं, जिसकी मिसाल देते हुए राहुल गांधी ने बताया कि रियासत हरियाणा में मजमूई तौर पे 2 करोड़ से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड थे और कांग्रेस ये रियासत सिर्फ तकरीबन 23,000 वोटों के फर्क से हार गई। राहुल गांधी ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी को 2024 के इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करने के लिए सिर्फ 25 सीटें चुराना थी और फिर यही हुआ, क्योंकि लोकसभा इंतखाबात में 25 हल्के ऐसे निकले जहां शिकस्त का मार्जिन 33,000 वोट से कम था। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी भारत के पूरे इलेक्शन निजाम पर संगीन इल्जाम लगा रहे हैं और वो इस मुनज़्ज़म धांधली का बराह रास्त जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन को ठहराते हुए ये इल्जाम भी लगा रहे हैं कि ये सब इलेक्शन कमीशन की बीजेपी से मिली भगत का नतीजा है। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के फराहम करदा डेटा की बुनियाद पर मुनज़्ज़म धांधली के शवाहिद फराहम किए हैं, जिससे अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये इल्जाम बड़े मामूली से लगते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो ठप्पे पे ठप्पा, जाली वोटर्स, गलत वोटर लिस्टों और इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी को लेकर इल्जाम कई दिहाइयों से लगते आए हैं। बल्कि पिछले 2 इलेक्शंस में तो आरटीएस के बैठने और फॉर्म 47 के जरिए मुनज़्ज़म धांधली जैसे मामला सामने आ चुके हैं। लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये इल्जाम न सिर्फ नए हैं बल्कि हैरानकुन भी हैं।
इसलिए वहां ये उम्मीद की जा रही थी कि इलेक्शन कमीशन इन इल्जामात का पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देगा कि क्यों ये इल्जामात गलत हैं या कांग्रेस ने वोटर लिस्टों को समझने में क्या गलतियां की हैं। मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कर्नाटका के इलेक्शन कमीशन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही देर बाद एक बयान जारी किया जिसमें राहुल गांधी के इल्जामात को गुमराहकुन करार मुतालबा किया कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अंडर ओथ कहें, जबकि अभी तक इलेक्शन कमीशन या बीजेपी ने राहुल गांधी के इल्जामात को शवाहिद की बुनियाद पर गलत साबित नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन के इस बयान के रद्द-ए-अमल में राहुल गांधी ने जवाब दिया कि उन्होंने भारतीय आईन का हल्फ उठा रखा है, इसलिए वो जो कुछ कहते हैं उसे बयान हल्फी ही समझा जाए। बहरहाल भारत के इलेक्शन कमीशन ने अभी तक राहुल गांधी के इल्जामात की तहकीकात करवाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, मगर राहुल गांधी के वोटर फ्रॉड के गैर मामूली इल्जामात के बाद भारत के मुख्तलिफ मीडिया इदारों ने इन इल्जामात की तहकीक जानने की कोशिश की है। इंडिया टुडे ने जमीनी हकायक जानने के लिए अपनी एक टीम उस घर भेजी जिसके बारे में राहुल गांधी ने दावा किया था कि इस घर में 80 वोटर रजिस्टर्ड है, और इस तहकीक में यह बात दुरुस्त साबित हुई कि इस पते पर 80 लोग रजिस्टर्ड थे और घर के मालिक मकान ने भी एतराफ़ किया कि उसका ताल्लुक बीजेपी से है। इसी तरह भारत के एक और नामवर फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ ने भी राहुल गांधी के इल्जामात की तस्दीक की है। कांग्रेस ने अभी सिर्फ एक हल्के में इलेक्शन फ्रॉड का मामला सामने रखा है, लेकिन अगर इसी तरह पूरे मुल्क में इलेक्शन का ऑडिट होकर यह बात सामने आती है तो फिर नरेंद्र मोदी की मकबूलियत पर कई सवालात खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी नरेंद्र मोदी को दुनिया का मकबूल तरीन जमहूरी रहनुमा करार देती है। मुख्तलिफ पोल्स और सर्वेज भी ये बात बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग आज भी 75% से ज्यादा है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये सारे सर्वे दुरुस्त हैं तो फिर उन्हें वजीर आजम बनने के लिए जाली वोटर्स की जरूरत क्यों महसूस हुई। इस पूरी सूरत हाल में अक्टूबर और नवंबर में शेड्यूल बिहार का जो इलेक्शन है वो भी अब बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है, जिसमें नरेंद्र मोदी की मकबूलियत, इलेक्शन कमीशन की साख और भारत की जमहूरियत का बड़ा इम्तिहान होगा। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है मुंबई से भारतीय सहाफ़ी रवि श्रीवास्तव ने। रवि साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मुंबई से ज्वाइन किया। 7 अगस्त को राहुल गांधी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बताया कि कर्नाटका की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है महादेवापुरा, वहां पे तकरीबन 1 लाख से ज्यादा जाली वोटर्स को रजिस्टर किया गया, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की हद तक वो बता रहे कि सिस्टमैटिक रिगिंग हुई, जिसका नतीजा ये था कि बीजेपी वहां से इलेक्शन जीत गई। आपकी नजर में ये इल्जामात कितने ज्यादा सीरियस हैं और क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने अब तक इनका पॉइंट बाय पॉइंट जवाब नहीं दिया? वो ये तो कह रहे हैं कि इल्जामात गलत हैं, लेकिन कोई पॉइंट बाय पॉइंट जवाब नहीं दिया जो जाली वोटर्स की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी और कांग्रेस को जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है उस पे शक पिछले कई इलेक्शन से चला आ रहा है, और ये देखा गया कि जो पिछले साल लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे उनमें भी इस तरह की हेरा फेरी की गई थी। उसके बाद महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, वहाँ भी ये हेरा फेरी की गई। उसके बाद हरियाणा में इलेक्शन हुए, वहाँ भी यही हेरा फेरी की गई, और इसकी वजह से कांग्रेस बाकायदा जो कर्नाटक के अंदर बैंगलोर ईस्ट के अंदर जो महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर उन्होंने पूरी इसकी रिसर्च की है, और नतीजा ये निकला है कि बहुत ही तादाद में फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। इस पूरे मामले का रंग देकर के राहुल गांधी ने उस दिन जो मीटिंग के अंदर बोला कि बीजेपी इस देश के अंदर वोट चोरी करके इलेक्शन जीतती रही है, और आपने ये भी देखा कि एक एक घर के अंदर 46 वोटर, किसी एक पब के अंदर 68 वोटर रजिस्टर, एक के पेरेंट का नाम तो कुछ ICFGHLI करके दे दिया गया, कोई नाम नहीं है। बहुत से घरों के अंदर 0 नंबर दे दिया गया मकान का। तो ये दर्शाता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत बेईमानी कर रहा है, और वो बेईमानी इस तरह से कर रहा है कि वो जो मौजूदा हमारी सरकार है भाजपा की, RSS की, उसी को फायदा पहुंचा सके। वो ये कहते रहे हैं इलेक्शन कमीशन के लोग और जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं कि जब आप इलेक्शन जीत जाते हैं, मतलब जब कांग्रेस इलेक्शन जीत जाती है, तब वो अपने सवाल नहीं उठाती है। अभी जो कांग्रेस ने ये सवाल उठाया है वो खास तौर से इसीलिए उठाया क्योंकि कर्नाटक एक ऐसी स्टेट थी जहां पर पहले कांग्रेस ही जीत चुकी थी जब असेंबली का इंतखाब हुआ था, मगर उसके बाद जब ये लोकसभा का इलेक्शन आया तो उसके अंदर बीजेपी ने हेरा फेरी करके तमाम सीटें वहां की अपनी झोली में डाल दी। तो ये जो खुलासा उन्होंने किया है, इसको वो एटम बम कहते हैं राहुल गांधी, वो बहुत ही संगीन है, और
इलेक्शन कमीशन इसका एक बहुत ही वाहियात जवाब दे रहा है। वो ये कह रहा है कि आप एफिडेविट फाइल करिए कि आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए। ये कितनी गलत बात है, क्योंकि जो कागजात राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पब्लिक के सामने और जो प्रेस और टीवी के जो तमाम रिपोर्टर्स थे उनके सामने जो कागजात दिए हैं, वो वही कागजात है जो इलेक्शन कमीशन ने प्रोवाइड किए हैं जी। तो इसमें एफिडेविट फाइल करने का सवाल कहाँ पैदा होता है। वो इलेक्शन कमीशन अपनी जान बचाने के लिए कि सवालों से भाग रहे हैं और जो सही खबर है, वो सही जो नंबर्स हैं वो दे नहीं रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो बिहार में इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं, वहाँ पर एक स्पेशल रिवीजन चालू किया गया है जिसका SIR जिसका नाम रखा गया है। उस रिवीजन में अब तक वो वहाँ के 65 लाख वोटर्स के नाम डिलीट कर चुके हैं जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग थे, जो अभी जनवरी तक थे। 65 लाख लोग जो हैं वो उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन में डिलीट कर दिए हैं। इस तरीके से वो ये कहते हैं कि ये लोग जो हैं वो फर्जी वोटर हैं, कोई बांग्लादेश से आए हैं, कोई म्यांमार से आए हैं। रवि साहब ये बताइएगा, क्योंकि राहुल गांधी साहब ने ये भी कहा था कि 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी थी लास्ट इलेक्शन में जहां पे बीजेपी का जो विनिंग मार्जिन है वो सिर्फ 33,000 वोट्स का था। तो क्या ये मुमकिन है कि जैसे यहां पे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये धांधली हुई है या जो फर्जी वोट डाले गए, बाकी जगहों पे भी ऐसा काम हुआ हो? बहुत सारी जगहों पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं मुंबई जो है महाराष्ट्र में ही आता है, मैं महाराष्ट्र में देख चुका हूं। एक अजीब सा पैटर्न डेवलप हो गया है। आप देखेंगे कि जब सुबह सुबह इलेक्शन काउंटिंग चालू होती है वोट्स की, तो 8 बजे से 10 बजे तक जो दूसरी पार्टी है, विपक्ष है, वो जीतता हुआ दिखेगा। और उसके बाद आप ये देखेंगे 1 बजे 12 बजे के बाद में एकदम से एक ऐसा चेंज आएगा कि सारे के सारे वोट जो हैं भाजपा को जाने शुरू हो जाएंगे और आखिर में वो एक बड़े ही नैरो मार्जिन से वो उस जगह को जीत जाते हैं। ये एक जगह नहीं, ये बहुत सारी जगहों पर यही देखने में आया है। और ये साफ जाहिर है कि ये जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर इस तरह की हेराफेरी की जाती है, जिसके जो इलेक्शन के वोटर्स हैं उनकी लिस्ट इलेक्शन कमीशन देने को तैयार नहीं है। वो ये बोलता है कि वो लिस्ट बहुत बड़ी है, 140 करोड़ इस देश में आबादी है, 120 करोड़ से ऊपर वोटर होंगे, वो जो भी है, मगर वो बच रहे हैं। वो ये डेटा जनता के सामने, पब्लिक के सामने नहीं लाना चाहते, क्योंकि लाते ही उनकी पूरी पोल खुल जाएगी। और ये बहुत सख्त झटका जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए है, ये साबित होगा, क्योंकि इसको पब्लिक बहुत करीबी से। और रवि साहब, एक के बाद एक झटका तो लग रहा है। नरेंद्र मोदी पिछले साल 3rd टाइम इलेक्ट हुए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अब ऐसा लगता है पिछले कुछ महीनों से उनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। एक तो जो इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जिसमें अमेरिका खासतौर पे बहुत दबाव डाल रहा है, टैरिफ पे टैरिफ उनके ऊपर आयद कर रहा है, रशिया से ऑयल खरीदने पे उनके ऊपर पेनल्टीज लगा रहा है। और अब अगर इंटरनली कांग्रेस ये प्रेशर डेवलप करती रही और ये साबित करने में कामयाब हो गई कि आप बीजेपी रिगिंग करके इलेक्शन जीती है, तो क्या आपको लग रहा है कि जो नरेंद्र मोदी का 11 साल दौर था, अब उसका वक्त खत्म होने वाला है? यकीनन वो वक्त खत्म होने वाला है, क्योंकि अब देश में बहुत लोगों में बहुत गुस्सा है, लोगों में बहुत फ्रस्ट्रेशन है। कई वजह हुई है उसकी। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ में पहले तमाम दोस्ती के सब्ज़बाग यहाँ के लोगों को दिखाए और ऐसा बताया कि मेरे सबसे बड़े दोस्त वही हैं, और आज आप हालात देख रहे हैं कि वर्ल्ड में हाईएस्ट टैरिफ जो ब्राज़ील और इंडिया एक साथ 50% का टैरिफ लगा दिया है। उस टैरिफ के लगाने से हिंदुस्तान के जो एक्सपोर्ट जो 20% जो पूरे वर्ल्ड को करता है, उसमें से 20% यूनाइटेड स्टेट्स को जाता है। उस 20% में से कम 15% तो साफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतना भारी उन्होंने टैरिफ लगाया है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगी यूनाइटेड स्टेट्स में, और हिंदुस्तान को नए बाजार तलाश करने के लिए बहुत वक्त लगेगा। ये है SIR का मुद्दा है। वक्फ पर कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर रखा है। वक्फ का ऑर्डर किसी भी वक्त आ सकता है। आपको मालूम है क्या कि हिंदुस्तान के जो वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब हैं, जिन्होंने अभी 1 महीने पहले रिजाइन किया अपनी पोस्ट से रातों रात में, एकदम जिस दिन पार्लियामेंट चालू हुई, वो गायब है। उनका कोई पता नहीं है इस वक्त की, मतलब वो कहां पर है। तो ये हालात इस वक्त बहुत ही संगीन है और ये नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत वक्त जो है वो। थैंक यू वेरी मच रवि साहब, आपने हमें ज्वाइन टू हालात है वहां पे बता रहे थे, कहते कि अब
जो दबाव है मोदी सरकार पे बढ़ता जा रहा है, नरेंद्र मोदी की मुश्किलात जो है वो अब बढ़ती जा रही है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सियासी अदालती महाज पर मुश्किलात का शिकार तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात की खबरों और कई अल्टीमेटम्स के बाद बिलाखिर 5 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज किया गया, जिसे हुकूमत ने तो नाकाम करार दिया, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस एहतजाज को कामयाब करार देकर एहतजाजी तहरीक को मुसलसल जारी रखने का ऐलान किया है और 4 दिन बाद यानी कि 14 अगस्त को फिर से मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी है। जबकि आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा है कि आजकल ये शोशा छोड़ा जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है, इस पर वकला तहरीक का आगाज करेंगे। हमने एक पूरा शेड्यूल बनाया है कि इस महीने में हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। अलायंस की तरफ से एक तो हम इसी महीने जितनी भी हमारे यहाँ फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसीज हैं, इनके साथ एक इंगेजमेंट रखेंगे। ये निज़ाम न कानूनी है, न आइनी है, न जमहूरी है, बल्कि इन्होंने अमलन जो है ना मार्शल लॉ नाफिज किया हुआ है। और इस तरह ये हाइब्रिड निज़ाम जो लागू किया गया है, ये मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकता। इस वक्त अमलन जितनी भी फैसले हो रहे हैं वो इंतज़ामिया के दबाव की वजह से हो रहे हैं। हमें शदीद खदशा है कि मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। जो हमारे सूबे में सूरत हाल है अमन अमान की, और ख़ासकर जो मर्ज एरिया में जो सिचुएशन है या बलूचिस्तान में है, इस वक्त एक को भी डायलॉग की ज़रूरत है कि क्या ये मुल्क इस तरह चल रहा है, हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, या मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलना है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से मुमकिन 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक का ऐलान किया जा रहा है, जबकि 4 दिन बाद 14 अगस्त को तहरीक इंसाफ एक और एहतजाज करने जा रही है। इसी हवाले से और दीगर इशूज़ पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुशीर और नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ का एहतजाज था। इमरान खान ने कहा कि 14 तारीख को दोबारा हकीकी आज़ादी के लिए हम एहतजाज करेंगे, और ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन जो है, एक कंबाइंड ऑपोजिशन जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के अंडर है, वो भी आपके खिलाफ एहतजाज के लिए तैयारी कर रही है, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि हमने अपने अलायंस का जो अगले महीने का शेड्यूल है वो भी बना लिया है, और अगर हुकूमत 27वीं तरमीम लेकर आती है तो हम और वकला मिलकर इस पर एहतजाज करेंगे, तहरीक का आगाज करेंगे। तो क्या हुकूमत वाकई 27वीं तरमीम लेकर आने जा रही है? देखिए, जहाँ तक 27वीं तरमीम का तल्लक है तो इस वक्त कोई भी मामला अंडर कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि 27वीं तरमीम जो है वो पार्लियामेंट जो है वो लाने का इख्तियार खो चुकी है। वो जब भी पार्लियामेंट महसूस करेगी कि 27वीं तरमीम जो है वो किसी भी मामले पे आनी चाहिए, तो जिस तरह से 26 तरमीम हुई है तो वो 27वीं भी हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी जो अपोजिशन है, अपोजिशन अगर आपस में मुत्तहिद होती हैं पार्टियां तो ये अच्छी बात है। अपोजिशन में बैठने वाली तमाम जमातों को आपस में जो है वो उनकी वर्किंग, उनकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। लेकिन मामला ये है कि 5 अगस्त जो कि यौम इस्तेसाल कश्मीर था, पूरी कौम जो है वो उस दिन अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हज़ारे यकजहती का इजहार कर रही थी, और पूरी कौम शोहदा को, कश्मीर के शोहदा को, पूरी दुनिया के मजलूम मुसलमानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए जो है वो मुतहिद थी। तो उस दिन इन्होंने एक अपना ही बीच में शोशा छोड़ दिया और फिर किया भी कुछ नहीं। किसी जगह पे जो है वो कोई भी ये कोई इम्प्रेसिव जो है वो अपीयरेंस जो है वो नहीं कर सके। अब आप देखें कि 14 अगस्त जो है, ये ठीक है, 14 अगस्त हर साल आता है और ये हमारा यौम आज़ादी है, लेकिन इस साल ये ज़रा इस तरह से मुख्तलिफ है कि मार्का हक की कामयाबी के बाद पूरी कौम को एक नया प्राइड मिला है। पूरी कौम जो है वो हम अपने आप को सुरखरू महसूस कर रही है, फतेहमंद महसूस कर रही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और सरफराजी में इजाफा हुआ है। तो इस मौके के ऊपर यानी इस मरतबा 14 अगस्त को पूरी कौम जो है एक नए वल्वले और एक अल्लाह ताला के शुक्र करने के जज्बे के तहत जो है वो मनाने जा रही है। तो इसमें इन्होंने एक अपना ही बीच में जो है ये सिलसिला शुरू कर दिया है।
मेरी तो अब भी इनसे अपील है कि आप इसको 15 कर लें, 16 कर लें या 13 कर लें। इन्हें 14 अगस्त के दिन को इस मकसद के लिए अपने सियासी एहतजाज, जो कि इख्तलाफी एहतजाज है, जो कि इनका हक है, लेकिन ये दिन जो है, इस दिन के ऊपर इस किस्म का एहतजाज जो है, ये इंतहाई जो है वो अफसोसनाक और जो है ये एक, मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी रवायात के बरक्स बात है। लेकिन दूसरी तरफ फिर ऑपोजिशन का भी एतराज है ना, वो भी कह रहे हैं कि चले रिवायत तो एक अलग बात है, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक भी वो कह रहे हैं कि मुल्क नहीं चल रहा। वो मिसाल ये दे रहे हैं आज जो अचकजई साहब ने दी कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो पूरा पूरा जलसा होता था, जब उनसे मुलाकात का दिन होता था। वो कह रहे हैं कि मैं खुद वहाँ पे मौजूद होता था, पूरा जलसा होता था, स्पीकर साहब भी वहाँ पर होते थे। यहाँ पे कह रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियंस जो है वो रुस्वा हो जाते अद्यालय जेल के बाहर, उनको मिलने का मौका नहीं दिया जाता। बल्कि वो आज असद कैसर साहब ने कहा है कि आइन के मुताबिक तो कोई भी जो मेंबर नेशनल असेंबली है या कौमी असेंबली का मेंबर है वो जाके मुआयना कर सकता है जेल का, लेकिन किसी को इजाजत नहीं दी जाती। तो जब आपको दिन पे एतराज है कि किस दिन एहतजाज कर रहे हैं, तो ये भी तो देखें ना कि क्यों इजाजत नहीं है लोगों को मिलने की। देखिए, एक बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जेल में बैठ के कभी भी ये ऐलान नहीं किया था कि मैं बाहर कोई वायलेंस की तहरीक अंदर बैठ के जो है वो चलाने जा रहा हूँ। और दूसरा, ये हर किसी को मुलाकात की बात भी दुरुस्त नहीं है। पहल ऐसा था कि लोगों को इजाज़त दी जाती थी, लेकिन बाद में फिर बड़ी सख्ती हो गई थी। जब ये मामला इमरान खान साहब के नोटिस में आया तो उन्होंने बाकायदा पाबंदी लगा दी थी और उसके बाद हम में से किसी को भी मिलने की जो है वो इजाज़त नहीं होती थी। और ये मामला जो है ये सिर्फ एक जगह पे नहीं, सभी जगह पे। मैं आपको हल्फन ये बात कहता हूँ, और अगर अचकजई साहब फरमाएंगे तो मैं उन्हें ये साबित कर दूंगा कि 6.5 माह मुझे मेरे 2 वकला और फैमिली मेंबर्स के अलावा कोई एक आदमी भी मिला हो तो वो ये कह दें कि जनाब हम जो है वो गलत बात कर रहे हैं। किसी आदमी को मिलने की जो है वो इजाज़त नहीं थी, घर से खाना मंगवाने की इजाज़त नहीं थी, मेडिसिन मंगवाने की इजाज़त नहीं थी। तो हम तो इन चीज़ों के ऊपर एतराज़ ही नहीं करते रहे। हमने तो उस वक्त भी इन चीज़ों को अब इस वजह से ही इंतकाम लिया जा रहा है कि अगर आपसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी तो अब आप भी नहीं मिलने देंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अदालत ने जिस तरह से जो तरीक़ाकार तय किया, अब ये जो कोई 6 आदमियों की लिस्ट जाती है और फिर आती है, तो ये हमारी तरफ से तो नहीं है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तरीक़ाकार तय हुआ है। ये तो आपके नॉलेज में है ना कि लिस्ट जाती है, जो मिलना चाहते हैं उनको मिलने की इजाज़त नहीं होती, जिनका नाम नहीं है उनको मिलने दे दिया जाता है। ये तो हो रहा है ना, मतलब इसको कैसे डिनाई किया जा सकता है? नहीं, देखें, वो तो फिर अब इनका अपना है ना कि ये कहते हैं कि जी जो लिस्ट हम दे रहे हैं उसको नहीं मिलने दिया जाता। जेल हुकाम जो है वो कह रहे हैं कि जनाब ये खुद ही लिस्ट देते हैं और बाद में फिर खुद ही लोगों को कह देते हैं कि जी लिस्ट बदल गई है। मामला ये है कि अगर ये जेल के यानी हाई कोर्ट के हुक्म पे ये सारा सिस्टम चलाया जा रहा है और इसकी वायलेंस हो रही है, तो ये क्यों नहीं कंटेम्प्ट में जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट, ताकि जेल हुकाम को बुला के तो मामला जो है वो उसको जो है वो वाज़ेह किया जाए। उस पर भी उनका आर्ग्यूमेंट है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो कह रहे हैं हुक्म से मिली है, वो तो ये अगर वो अब रोकी जा रही है तो क्यों नहीं ये हाई कोर्ट जाते? नहीं, वो तो गए हाई कोर्ट, वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों को भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है। वो तो ये इल्जाम लगाते हैं ना आपके ऊपर। और इनफैक्ट वो कह रहे हैं 190 मिलियन पाउंड का केस है इमरान खान का, उसकी अपील ही नहीं लगा रहे इतने टाइम से। अब कह रहे हैं कि अपील लगाए, तो वो तो ये इल्जाम भी लगाते हैं ना। देखिए जी, अदालतों के कंप्रोमाइज करने वाली जो बात है, फिर अब ये तो फिर हर कोई हमारे ज़माने में फिर जो होता रहा है, तो उस वक्त फिर इन्होंने अदालतों को कंप्रोमाइज़ किया हुआ था। जो साकिब निसार साहब हमारे साथ करते रहे हैं, आसद सईद खोसा साहब के फैसले जो है वो भी आपकी नज़र से गुजरे होंगे। तो फिर कौन किसको कंप्रोमाइज़ करता रहा है, ये तो फिर एलिगेशन है ना। वो तो फिर कोई भी किसी अंदाज में भी और किसी वक्त भी जो है ये बात की जा सकती है। अच्छा राना साहब, अब हुकूमत चाहती क्या है? क्योंकि आपकी एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी है दोनों पार्लियामान में, 2/3 मेजॉरिटी हो चुकी है अब तो, जो रिजर्व सीट्स का फैसला है उसके बाद। लेकिन फिर भी अब पीटीआई के जो लोग हैं जिनको सजाएं हुई हैं वो फौरी तौर पर डिस्क्वालीफाई भी हो रहे हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोथ इन सेनेट एंड पार्लियामेंट इन नेशनल असेंबली, उनका उहदा भी खाली कर दिया गया है, विकेट कर दिया गया है। तो क्या हदफ क्या आपका? मजीद तादाद बढ़ाना चाहते हैं अपनी सीटों की? क्योंकि अब तो शायद पीटीआई बाई इलेक्शन भी नहीं लड़ेगी। करना क्या चाह रहे हैं इस वक्त?
नहीं देखें शहजाद इकबाल साहब, आज का आपका और आप जैसे जो दूसरे मुअज़्ज़ज़ हमारे एंकर साहबान, उनका आज से 6 माह पहले आर्गूमेंट ये था कि जी अगर 9 मई हुआ है, अगर उसकी एविडेंस मौजूद है, केसेस अदालतों में है, तो उनके फैसले क्यों नहीं हो रहे? ये क्या तरीका है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी ये बहुत बड़ा वाकया हुआ है और जो है वो दिफाई इंस्टॉलेशन के ऊपर, एक दिफाई इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला हुआ है, और उसके बाद 2 साल हो गए हैं, कोई फैसले नहीं हो रहे। और उसके बाद फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आइंदा 4 माह में जो है वो तमाम केसेस के फैसले किए जाएं, और वो जो है वो टारगेट डेट जो है वो 8 अगस्त बनती है, तो अब अगर वो फैसले हुए हैं और उन फैसलों में जिन लोगों को सजा हुई है, तो फिर सजा के बाद डी-सीट तो होना है ना। ये कोई आप दुरुस्त कह रहे हैं, चॉइस की बात तो नहीं है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मेरा ये मौक़िफ़ रहा और आपसे अक्सर आर्गूमेंट भी हुआ है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया, चालान पेश नहीं किया, लेकिन आज भी मेरा आर्गूमेंट वही है। लेकिन जो फैसले आ रहे हैं, क्या वो आपने पढ़े हैं? उनमें जो तजादात है वो आपने पढ़े? क्योंकि जो आप लोग बयान करते थे और आपने मेरे शो पे कहा था इसमें बैरूनी हाथ है, हमारे पास जूम मीटिंग का एविडेंस मौजूद है, कॉन्स्पिरेसी कैसे हुई, आखिर में जो जजमेंट आई उसमें तो बताया गया है कि पुलिस मुद्दई है और पुलिस ही गवाह है इन केसेस की, और उनकी गवाहियों पे कुछ लोग बेकसूर हैं, उनकी गवाहियों पे कुछ लोग जो है वो सजायाफ्ता हो चुके हैं। ये भी तो देखें ना। देखें शहजाद, मैं इसमें देखें, इसमें जितने केसेस हैं उनमें एक अदारा जो है उसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर या घरों को जो आग लगाई गई उसके ऊपर हमला हुआ, उसमें उस अदारे के अफराद जो हैं वो तो मुद्दई या गवाह नहीं बने और पुलिस ही बनी। लेकिन इसमें एक ऐसा केस भी है कि जिसमें मेरे घर को आग लगाने की कोशिश की गई, उसमें जितने लोग चालान हुए हैं, मैं दावे से कहता हूं उनमें से एक आदमी भी बेगुनाह नहीं है। उनमें सारे वो आदमी हैं जो हमारे हल्के के हैं, जो हमारे मुखालिफ हैं, जिनको हम साल से जानते हैं। 7 इलेक्शन उनके साथ हमने लड़े हैं, 2 वो जीते हैं, 5 हम जीते हैं। एक एक बंदे को हम पहचानते हैं, सारे वही लोग थे, वही आए हैं वहां पे हमला करने के लिए और आग लगाने के लिए। लेकिन राणा साहब, उस केस में तो जरताज गुल साहिबा के भी नाम है ना, तो वो भी क्या वहां पे मौजूद थी? जी नहीं, तो जरताज गुल साहिबा के ऊपर ये इल्जाम तो नहीं है कि वो वहां पे आग लगाने के लिए मौजूद थी। लीडरशिप के ऊपर इल्जाम ये है कि इन्होंने उकसाया, लोगों को बहकाया, ज़हन साजी की और उनको भेजा इस बात के पे जाओ जाके, और उसका एविडेंस ये पेश किया है कि पुलिस जो है वो भेस बदल के पीटीआई के वर्कर्स के रूप में थी और उन्होंने बातें सुन ली उस मीटिंग में जहां पे ये खुफिया प्लान बन रहे थे। तो मतलब इस एविडेंस पे अगर सजा होगी तो आपको पता है कि सर, आपको पता है जब आपको आपके खिलाफ किस किस्म के सबूत लाए गए थे, बाद में उनका क्या हाल हुआ? शहजाद साहब, बात ये है कि एविडेंस जो है उसको जो है वो जिस अंदाज से भी जो है वो प्रूव करने की जो है वो कोशिश की जाती है, प्रोसिक्यूशन कोशिश करती है। आप मुझे बताएं कि 9 मई नहीं हुआ, ये अफसाना बिल्कुल हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ जो हुआ है उनके जिम्मेदारों को सजाएं मिलनी चाहिए, बट ठोस एविडेंस पे मिलना चाहिए ना। आप मुझे नहीं, क्योंकि मुझे याद है आपके दौर में शहरियार आफरीदी साहब मेरे साथ आए इंटरव्यू करने के लिए, उन्होंने पूरा पलंदा दिखाया कि देखिए ये एविडेंस है। मैंने कहा ये एविडेंस नहीं स्टैंड कर पाएगा, और आपको पता है वही हुआ ना। नहीं, लेकिन बात ये है कि अगर ये हुआ है तो अगर इन्होंने नहीं किया तो क्या वो फरिश्ते कर गए हैं? यही लोग थे, यही लोग कह रहे थे कि खान जो है वो है तो पाकिस्तान है, अगर खान को गिरफ्तार किया गया तो हमारी रेड लाइन है और हम हमला करेंगे, और ये बकायदा बताते थे कि हम कहां पे हमला करेंगे। अच्छा, और फिर उसी से मुतहब ने जो है वो हमला किया। अच्छा, इसमें इंस्टिगेशन वाला पहलू आप जिक्र करें, लेकिन जो जिस बेसिस पे सजा हुई है उस पे तो ये कहा है कि पुलिस ने गवाही दी, जबकि आप लोगों का दावा था कि जूम मीटिंग का एविडेंस है। आपने कहा कि इसमें बैरूनी साजिश भी मुलविस है। ये तो कुछ नहीं आया जजमेंट में सामने। नहीं, देखें बात ये है कि अदालत ने फैसला किया है। अब अदालत के फैसले में देखें ना, एक कत्ल होता है, मुलजम बरी हो जाता है, तो क्या इट मीन्स का कत्ल ही नहीं हुआ? मामला यह कि प्रोसिक्यूशन नहीं साबित कर सकी। अब मामला ये है कि एक जुर्म हुआ है और अदालत में जो है वो केस चला है, सजा हुई है। अगर आप समझते हैं कि उस फैसले में या उस केस में जो है वो कोई झूल है, तो ये अपील करें। अपील में जो है वो बरी भी हो सकते हैं और सजा कायम भी रह सकती है। आज एक और बात भी की है असद कैसर साहब ने, साबिक स्पीकर है कौमी असम्बली के, उन्होंने कहा है कि हमने बाजवा साहब को एक्सटेंशन देके बड़ी गलती की, हम अपने माजी से सीखे और आइंदा ऐसा कोई अमल नहीं दोहराएंगे।
नून लीग का क्या इस पर मौक़िफ़ है? नवाज शरीफ तो माजी में बिल्कुल खिलाफ रहे एक्सटेंशन देने के। जी, PMLN भी हमेशा इस बात के खिलाफ रही है और मियां नवाज शरीफ साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि एक्सटेंशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने अपने वक्त में हमेशा जब भी उन्हें कोई 1 या 2 मरतबा मौका मिला है तो उन्होंने इसके ऊपर अमल करके दिखाया और उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी। लेकिन फैसल वावड़ा साहब ने इस पर ट्वीट किया, उन्होंने कहा तसलसल बरकरार रहेगा, एक्सटेंशन छोड़े तसलसल जो है वो जारी रहेगा, किसी का बाप भी कुछ नहीं कर सकता इस हवाले से। चले जी, वाड़ा साहब जो है वो जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं, लेकिन PMLN और मियां नवाज शरीफ साहब का बतौर पॉलिटिकल लीडर जो मैंने बात की है ये बिल्कुल ऐसे ही है और उन्होंने हमेशा जो है वो एक्सटेंशन को ये समझा है कि ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे इसके ऊपर। वेलकम बैक। सिंध हुकूमत के कई दावों के बावजूद कराची में हैवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला नहीं रुक सका है। कल रात कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में राशिद मिनाज रोड पर एक अफसोसनाक वाकये में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से भाई और बहन जहां भाग हो गए और उनके वालिद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जहां भाग बहन भाई की शनाख्त 22 साला महानूर और 14 साला अली रजा के नाम से हुई है, जबकि हादसे के बाद शहरी मुश्तैल हो गए और मुश्तैल हजूम ने सड़क पर 60 डंपरों को आग लगा दी और मोटरसाइकिल को टक्कर मारने वाले डंपर ड्राइवर पर तशद्दुद के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। तशवीशनाक बात यह है कि कराची में ट्रैफिक हादसात में शहरियों की अमवात एक संगीन मसला बन चुका है और रेस्क्यू इदारों की जानिब से जो जारी करदा आदाद-ओ-शुमार है उनके मुताबिक रवा साल के पहले 7 महीनों में कराची में 536 अफराद ट्रैफिक हादसात में जाँ भाग हो चुके हैं और उनमें से तकरीबन 120 अफराद हैवी ट्रैफिक यानी कि ट्रॉलर्स, डंपर्स, वाटर टैंकर्स और ऑयल टैंकर्स की टक्कर से जाँ भाग हुए हैं। सिंध हुकूमत इस मसले पर काबू पाने के लिए क्या कर रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन। शर्जील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल एक और हमने अफसोसनाक वाकया देखा जिसमें भाई बहन जाँ भाग हो गए, उनके वालिद जख्मी हो गए, डंपर ने टक्कर मारी मोटरसाइकिल को और इसके बाद हमने देखा कि शहरियों ने कानून अपने हाथ में लिया और 60 डंपर्स को जला दिया। इस वक्त क्या तफसीलात है इस वाकये की और सिचुएशन क्या है, क्योंकि इसके बाद एहतजाज के तौर पे जो डंपर्स एसोसिएशन है उन्होंने रास्ते भी ब्लॉक कर दिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया शहजाद साहब। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और किसी की भी जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है और ये बहुत ही सैड इंसिडेंट था कि एक वालिद साहब बाइक चला रहे, उसके पीछे उसकी बेटी और बेटे बैठे हुए थे। वालिद साहब को अल्लाह ने बचा दिया लेकिन उनके दोनों बेटी और बेटे जो दोनों इंतकाल हो गया और यहाँ से अफसोसनाक वाकया। और ये वाकया एक्सीडेंट इस तरह अब कुछ कम हुए हैं, जो ट्रैफिक पुलिस ने जैसा और सख्ती की है और हमने भी जो गाड़ियों की फिटनेस वगैरह बहुत ही एग्रेसिवली स्टार्ट की है। पहले से कुछ इसकी स्पीड कम आई है बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा एक बड़ा शहर इस तरह के अफसोसनाक हादसा होते हैं, लेकिन उसके लिए ज़्यादा किसी जान की कोई कीमत नहीं है, तो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जो है उस गम में उस खानदान के साथ बराबर की शरीक है। लेकिन उसके बाद जो रात को, अब ये वाकया हुआ रात को 3 बजे जब वाकया होता है उसके बाद एक सरगर्म ग्रुप वो रोडों पे आता है और इस जो ये डंपर था जिससे एक्सीडेंट हुआ वो तो उसको तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ड्राइवर को, और वो और ये था डंपर ही, क्योंकि वो डंपर एसोसिएशन वाले कह रहे थे कि टैंकर था। नहीं, टैंकर नहीं था, डंपर ही था। ये डंपर था। इसको जो है वो पुलिस पोजीशन में है और ड्राइवर भी अरेस्टेड है। उसके बाद वो ग्रोह निकलता है, वो सरगर्म ग्रोह 7 जो है वो डंपर्स को आग लगाता है, उनके शीशे तोड़ता है, उनके लोगों को तशद्दुद करता है। एक ड्राइवर जो है उसको इस तरह तशद्दुद किया गया कि वो कोमा में जिना हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मतलब गैर इंसानी तरीके से किसी को इतना मारना कि वो, और वो उस जो एक्सीडेंट वाला ड्राइवर वो नहीं, मैं बात तो जो जनरल ड्राइवर था वो बेचारा कोमा में जिना में एडमिट है। हम उसके लिए भी जो है दुआ गए और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आपने कहा कि आपको पता है कि इन वाकयात के पीछे किनका हाथ है, किनका हाथ है शरीफ साहब? नहीं, मैंने कहा कि जी कुछ लोग जो सरगर्म गुरु हैं वो इस चीज को इंस्टिगेट करते हैं। अब इस पूरे वाकयात के बाद 14 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से और जो शवाहिद हैं उसकी मदद से 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमने कहा है कि जी पुलिस को, आज हमारी मीटिंग हुई है कि मेक श्योर कि इन लोगों की, अगर इसमें जो भी रियल है, मैं नहीं कहता कि मैं किसी के लिए
कि 100% यही लोग 14 लोग जो 100% ठीक होंगे। लेकिन हमने ये पुलिस को कहा कि इसमें जो रियल लोग हैं जो इन्वॉल्व थे, मेक श्योर मतलब किसी की बेल ना हो और उनको सजा हो ताकि हम दूसरों को बता सकें। देखिए शहजाद साहब, मैंने एक बात की ना कि हमें पता कि कुछ लोग काफी अरसे से कराची में इंस्टिगेट कर रहे हैं चीजों को, जानबूझ के इस तरह की हवाएं, इस तरह के बयानात बाकायदा इंकरेज किया जा रहा है लोगों को कि इस तरह की चीजें की जाए। तो ये चीज जो है ये, और आपको पता है, मैं नाम नहीं लेता, सबको पता है वो कौन लोग हैं, वो कौन से 3-4 अफराद, ज्यादा अफराद भी नहीं है, वो 3-4 अफराद है, वो आके सोशल मीडिया पे आके इस तरह की गुफ्तगू करते हैं जिससे कि खुदा ना खासा कभी कोई लिसानी बात हो, कभी कोई फिरके वाराना बात हो। वो जो लोग इंस्टिगेट करें उनको तो कॉल आउट आप जरूर करें, लेकिन जो लियाकत महसूस साहब है डंपर एसोसिएशन के, उन्होंने तो जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पे डाली है इसकी। उन्होंने कहा रोडों की हालत देखें आप, तो वो जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी तो आप पे डाल रहे हैं कि तरक्याती काम नहीं होता, रोडों के हाल बुरे हैं, वो आप पे डाल रहे हैं जिम्मेदारी इसकी। देखिए जी, उस पर भी आ जाता हूँ मैं कि शहर में डेफिनेटली कुछ सड़कें अभी खराब हुई थी, लेकिन मानसून के बाद जो है वो KMC और बाकी जो इदारे हैं वो उनको पैसे भी दिए, वो उसको सड़कों बना रहे हैं। बाकी सड़कों में शहर में कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसके लिए सड़कों का इशू है तो वो भी अपने हिसाब से ठीक हो रही है। इशू सिर्फ जो है वो सड़कों का नहीं है। हमने उनको कहा है, आज भी जो डंपर एसोसिएशन वालों से मेरी फिर सेपरेट बाद में मीटिंग हुई, जिसके बाद उन्होंने फाइनली कॉल ऑफ किया। उसमें हमने उनको पहले भी जो चीजें हमने उनको जबरदस्ती कही है वो करा रहे हैं। हमने कहा कि उनको टाइम दिया 25 अगस्त का। 25 अगस्त के बाद जो है कोई भी डंपर या ऐसा जो भी ट्रेलर्स जो भी यहाँ पे चलेंगे शहर में, उनके लिए लाजिम होगा कि उनके पास ट्रैकर लगा होना चाहिए। उस ट्रैकर की मर्जी से हमें उनकी स्पीड का भी पता चलेगा कि वो किस स्पीड पे ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन शरीफ साहब, मैं अगर क्योंकि ये जब तवातर से वाकयात हो रहे थे तो IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब ने कुछ इकदाम के हवाले से कहा था, मैं आपको बताता हूँ क्या कहा था उन्होंने कहा था कि जो कमर्शियल लाइसेंस है वो मुस्तनद ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफाइड से मशरूत होगा, सर्टिफिकेट से मशरूत होगा। फिर उन्होंने कहा कि 2 फिटनेस सेंटर्स कायम किए जाएंगे जो कि हैवी ट्रैफिक की फिटनेस चेक करेंगे, वो भी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा उनको। फिर उन्होंने कहा कि डंपर्स, टैंकर्स और बड़ी गाड़ियों में स्पीड, रूट और औकात की मॉनिटरिंग के लिए ट्रैकर्स और कैमरों की तनसीब ज़रूरी होगी। फिर उन्होंने कहा कि जो टैंकर्स और ये जो बड़े हैवी ट्रैफिक है उनके टायरों के गिर्द हिफाजती शील्ड की तनसीब भी करनी होगी और ये 3 माह में हो जाएगा। तो इसको तो 3 माह से ज़्यादा हो चुका है और हमारे रिपोर्टर ने बताया कि इनमें से कोई काम नहीं किया अब तक आपकी हुकूमत ने। नहीं, ऐसी बात नहीं हुआ है। मैं बोलता हूँ इसमें जो वाटर टैंकर्स थे ना, उन पे वो चीज़ें नस्ब हो गई हैं। अब जो इस तरह के डंपर्स वगैरह हैं, इनका इशू ये था कि इनको भी कहा गया, इसमें से अभी तक 100 गाड़ियों ने वो चीज़ें लगाई हैं। मैं आपको वेरीफाई कर रहा हूँ कि 100 व्हीकल्स जो हैं उन्होंने ये चीज़ें इंस्टॉल की, बाकी उन्होंने नहीं की। तो आज हमने उनको 25 अगस्त की दी है डेडलाइन। हमने 4 चीज़ें उनको कही हैं। नंबर 1 कि जी आपने ट्रैकर लगाना ताकि हम आपकी स्पीड को मॉनिटर कर सकें। नंबर 2 ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो वैलिड होना चाहिए और वो भी चेक किया जाएगा। जो IG साहब से हमने बात की कि 2 फिटनेस सेंटर थे वो हम कायम कर चुके हैं और मजीद भी कायम कर रहे हैं। इनको हमने कहा है कि जी इस तरह की गाड़ियाँ इंश्योर्ड भी कराएंगे। इनकी जितनी भी गाड़ियां हैं वो इंश्योर्ड होंगी। जो दुनिया में गाड़ी इंश्योर्ड होकर ही बाहर निकलते हैं। हमारे पास अजीब मनतक का लॉ ही है, पूरे पाकिस्तान में ऐसा लॉ भी नहीं है। वरना अगर आप बाहर कहीं भी गाड़ियां लें तो गाड़ी भी इंश्योर्ड होती है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होती है और गाड़ी की फिटनेस भी होती है। तो ये साहब, ये ट्रैकर्स और कैमरे की जो तनसीब की बात कर रहे हैं, इसमें कोई ट्रैक रिकॉर्ड सिंध हुकूमत का माजरत के साथ अच्छा नहीं है। ये आपका 17वां साल है। 2011 में शहर भर में, कराची शहर में कहा था सेफ सिटी कैमरा इंस्टॉल किए जाएंगे। अभी 14 जून को वजीर आला साहब ने कहा पहला फेज इसका अगले साल अक्टूबर में मुकम्मल होगा, यानी कि तकरीबन 15 साल बाद पहला फेज मुकम्मल होगा। मैं सिर्फ अगर पंजाब से कंपैरिजन करूं, 2024 से पहले 7 शहरों में सेफ सिटी लग चुका था। मरीम नवाज साहिबा अभी 1.5 साल पहले आई हैं, उन्होंने 19 सिटीज में सेफ सिटी के मंसूबे का एक्सपेंशन शुरू किया है और 2 शहरों में मुकम्मल भी कर लिया है। तो मतलब अगर स्पीड का मवाजना करें तो मुझे नहीं लगता कि आप ये जो दावे कर रहे हैं ये हो जाएगा। ये भी होगा सेफ सिटी की सूरत हाल देखते हुए। देखिए जी, 2 चीजें चल रहा था। ये नहीं कि शहर में सीसीटीवी फुटेजेस, सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सेफ सिटी इज सेकंड थिंग। सेकंड थिंग, हमारा ये फर्स्ट फेज नहीं, हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है। जो हमने अपने टोल प्लाजा करने थे, हमारे टोल प्लाजा सारे मॉनिटर्ड हैं और सारे सीसीटीवी फुटेजेस उसके हमारे पास आ रहे होते हैं। उसके अलावा सेफ सिटी के अलावा सेफ सिटी को हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया कि जी मैं उसी की बात कर रहा हूं जो 2011 में जो है कंसीव किया था प्लान। जी उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट चेंज होते रहे, फिर उनकी प्राइस एस्केलेशन होती रही, फिर मुख्तलिफ कंपनी से बात होती रही, लेकिन पैसे गवर्नमेंट ने रिड्यूस किए हुए हैं।
और उस पर काम वक्त पे लगाएंगे नहीं तो प्राइस तो एस्केलेट होगी ना शजीर साहब। और भी कोई इश्यूज थे, लेकिन वो एग्रेसिवली वो काम कर रहे हैं, वो काम चल रहा है। लेकिन पर जब आप इस स्पीड को पंजाब की स्पीड से देखते हैं, और मरियम नवाज साहबा का तो तजुर्बा भी नहीं है, मुराद अली शाह साहब तो 10 साल से हैं वजीर आला, उनका तो तजुर्बा भी नहीं था गवर्नेंस का, वो 19 शहरों में एक्सपेंशन कर रही है, 2 में मुकम्मल हो चुका है। नहीं, मैं अभी किसी चीज में कंपैरिजन नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप बात करें तो काफी चीजें पंजाब गवर्नमेंट ने अभी की हैं, और उन्होंने कहा कि पहले वो सारे काम हम पहले कर चुके थे। बहुत सारे तरह के जैसे ईवी बसेज है, सबसे पहले ईवी बसेज हम लेकर आए, पंजाब अभी लेकर आया है। पिंक बसेज पाकिस्तान में सबसे पहले हम लेकर आए, वो अब लेकर आए। अगर हम इस तरह की फैसिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा ये सारी चीजें बात की बात है, कैमरा की बात की, असल चीजें इंसान की सेहत में जो सिंध हुकूमत ने जो सेहत की सहूलियात है, अभी तो मुझे पता है आप अस्पतालों को गिनाते, लेकिन अभी तो हम रोड ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरास या सेफ्टी की बात कर रहे हैं ना। क्योंकि आपने कंपैरिजन किया पंजाब का, तो इसलिए मुझे वो कहना पड़ रहा है कि जो सेहत सहूलियात पंजाब की और सिंध की हैं, आज भी पंजाब से पेशेंट यहाँ पे करने के अपने हेल्थ के लिए, अपने इलाज के लिए आते हैं, सिंध से लोग नहीं जाते पंजाब में इलाज कराने के लिए। तो हर एक सेक्टर, हमारा फर्स्ट सेक्टर फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ थी, ये भी इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। चले, उम्मीद करते हैं जो आप कह रहे हैं ट्रैकर्स और कैमरे जो है ये जल्द नस्ब किए जाएंगे, ऐसा ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया शजीर मेमन साहब, आपने हमें वक्त दिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।